कौन सा चैप्टर नंबर अपना ला दे मेरे को? चैप्टर नंबर 10, नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने कहा कि शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अध्याय 10, क्या नाम है? मेरे लिए सरल है। अध्याय 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना बच्चों? अब देखिए आप, क्या तो परावर्तन होता है और क्या अपवर्तन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपना चेहरा कांच में देखते हैं तो अपनी शक्ल नजर आ जाती है। पानी साफ हो उसमें देखते हैं तो भी नजर आ जाती है। पर किसी दरवाजे पर जाएगी किसी की तरफ तो अपना शक्ल नजर नहीं आती, उसके अंदर कौन बैठा हुआ नजर आता है। कांच में ऐसा होता है ना, जैसे इस लड़की ने चश्मा लगा रखा है, इसको अपन नजर आ रहा है, इसमें तो अपना चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। आता है क्या? नहीं आता है। तो जहां से प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। और जहां प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक पहला है ना, किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम लिखो, इसके नियम लिखो, अच्छे से समझना इसको। क्या लिखा आपने? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, देखिए इसका आंसर, जब कोई प्रकाश किरण कहां से? प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, किसी चमकदार सतह से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का। अब देखिए इसका चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा? जैसे ये चमकदार सतह है, ये कौन सी सतह है? चमकदार सतह है। कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, इस आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे अपन? आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसे? ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये टकराएगी, टकरा कर जो वापस इधर लौट जाएगी, इसको बोलेंगे अपन परावर्तित किरण। अब इन दोनों के यहां से एक अपन क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। ये जो कोण है ये काय का बना हुआ है ना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा वाला है? आपतन कोण। और परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण? परावर्तन कोण। तो आप सबको पूरा चित्र समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है ना? और ये आपतन बिंदु है। अब इसके नियम क्या क्या है? तो परावर्तन के नियम निम्नलिखित है। परावर्तन के नियम देखो, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या होगा? आपतित किरण। क्या लिखा आपने? फिर कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, फिर से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 डालेंगे, क्या है दूसरा नियम? वेरी गुड, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर। दूसरा नियम लिखेंगे, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? और परावर्तन किसे कहते हैं सबको समझ में आ गया? जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन किसे? 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। जैसे आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री। जैसे I बराबर 30 है तो R बराबर में कितना होगा? 30। I बराबर 90 है तो मतलब जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है ऐसे तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अपन करते हैं ना कभी कभी वो कांच लगा के, और यदि I बराबर 120 हो जाए तो कभी भी नहीं होगा। कैसे होगा बताओ? यहाँ 90 तो यहीं तक रहता है, ये ऐसे किरण बन रही है, अब 120 कहाँ से? है ना, क्योंकि अपना तो 180 में एक ही तल में होना चाहिए। इसके लिए पहला नियम याद होना चाहिए मेरे को। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो तल ही बदल जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पहला नियम लागू होगा तभी अपना दूसरा नियम भी लागू होगा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ रहा सबको? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? पहले कहते किसे? दर्पण किसे कहते हैं? जल्दी से, दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या बात कर रहे हो? दर्पण। इससे पहले आपसे एक प्रश्न, आपने अपना चेहरा काहे में देखा? देखो सब बोले कांच में, कभी नहीं देख सकते। दर्पण में काहे में देखते हैं? अपन वो जो गांव के अपने दिल्ली लैंग्वेज में जो बोलते हैं अपन दैनिक भाषा में कि हमने हमारे घर पे कांच लगाया, अरे कांच नहीं दर्पण लगाया है। और उर्दू का वर्ड है आईना, है ना, और इंग्लिश वर्ड है मिरर। क्या है? मिरर और ग्लास, दो डिफरेंट थिंग्स होती है। ग्लास जो होता है उसमें अपन ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, मिरर में नहीं देख सकते। समझ में आ रहा ना? मिरर जहां शब्द आ जाएगा, देखो दर्पण और कांच हिंदी में, इंग्लिश में मिरर और ग्लास। जहां मिरर वर्ड आ गया दैट मीन्स उसके पीछे अपन ने क्या कर दिए? पॉलिश कर दी। क्या कर दिए? पॉलिश। तो दर्पण किसे कहते हैं? जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देता। दर्पण वह युक्ति है, लिखे आप अपनी कॉपी में, दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों दर्पण वह युक्ति है, दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को, आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? किरणों को परावर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। यह 2 प्रकार का, 3 प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मुख्य रूप से बच्चों प्रकार का होता है।
एक तो सबसे पहले नंबर 1 गोली दर्पण। कौन सा? गोली दर्पण। दूसरा है समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। फिर ये गोली दर्पण दो प्रकार का है, ये तो बहुत सारे है ना। एक तो है इसमें अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल। अब देखो समतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल कैसा होता है और अवतल कैसा होता है। तो दर्पण के बारे में मालूम पड़ गया आपको, दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। सबको समझ में आ गया? जो अपने ऊपर आपके संपूर्ण प्रकाश किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, गोली दर्पण और समतल दर्पण। अब गोली दर्पण फिर दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल और एक, पहले दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और समतल दर्पण। फिर ये गोली दर्पण कितने प्रकार का है? कौन कौन से हैं? ठीक है ना। अब फिर आगे समतल दर्पण क्या होता है, अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है। तो देखो सबसे पहले किसकी बात करें अपन? समतल। अब समतल दर्पण क्या होता है उसको देखिए आप। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। इधर देखो आप, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? समतल दर्पण की परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, हाँ, परावर्तक तल कैसा हो? समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है? अब अपन इसका चित्र देखेंगे तो कैसा बनेगा? ऐसे, ये देखिए बिल्कुल प्लेन होगा। अपन उस पर हाथ लगाएंगे तो अपने घर पे अपन जो कांच पे हाथ घुमाएंगे तो अपन को बिल्कुल प्लेन नजर आता है। आता है नहीं आता है? तो जो दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। अब अगला उत्तल दर्पण। पहले अवतल, पहले कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अवतल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो बनता कैसे? ऐसा गोला ले, ये खोखला गोला है, खोखला समझते हो ना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, समझ में आ रहा? या कांच की बॉल, इसको खोखली होना चाहिए अंदर से, और उसको काट लें यहाँ से, काट करके और इसके उभरे हुए भाग पर ऐसे पॉलिश कर दें, उभरे हुए भाग। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। समझ में आ रहा? और यदि उत्तल की बात करेंगे तो ये अपना ऐसा उभरा हुआ भाग पे, अब इसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण, है ना। अगर अपन उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो कौन सा दर्पण होगा? है उत्तल। उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण, और धंसे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण। समझ में आ गया? दर्पण दोनों समझ में आ रहे होंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके उभरे भाग पर पॉलिश कर देंगे तो अवतल दर्पण, और धंसे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? उत्तल अवतल समझ में आ गया सबको? अब अगला प्रश्न, गोली दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो, जो कि तुमको बहुत अच्छे से याद करना है। गोली दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो। गोली दर्पण में निम्न की परिभाषाएं लिखो। सबसे पहले नंबर 1, क्या बोला मैं? ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल। क्या बोलते हैं? तो या ध्रुव। अब देखिए, अभी यार आपने आपके सामने डायग्राम बनाया था, ऐसे बनाया था, और बनाने के बाद मैंने इतना भाग काटा था। काटने के बाद इसकी इसे इधर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, माना ये से। अब इसका कहीं न कहीं ऐसा मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? पूरे इस दर्पण को अगर नापेंगे और जो बीच वाला पॉइंट मिल जाता है तो इसका क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब देखिए परिभाषा क्या बोलते हैं कि गोली दर्पण के
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसको बच्चों, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये है समझ, इसे काय से दर्शाते हैं, इसे P द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से अच्छे से समझ लें आप, ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु, किसको कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। क्या परिभाषा है, देखो इधर, जैसे ये खोखला गोला है तो गोले का क्या होगा, केंद्र होगा। अरे इस गोले का केंद्र, तो गोला बनेगा तो निश्चित रूप से केंद्र होगा उसका। तो गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि शक्तिमान नहीं कौन था, गंगाधरी। अरे तुमने शक्तिमान देखा था कि नहीं देखा? शक्तिमान गर्मी में खूब बढ़िया चला आपकी बार DD1 पर, नहीं देखा? तो उसमें कहते हैं गंगाधरी शक्तिमान कौन है, तो ये केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र है। क्या लिखेंगे, गोली दर्पण के, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे काय से दर्शाया जाता है, C द्वारा दर्शाया जाता है। बताओ समझ में आया, नहीं आया? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। काय से दर्शाते से, अब देखिए अगला तीसरा, वक्रता त्रिज्या। किसकी बात कर रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। देखिए आप यहाँ समझेंगे कि ये तो ध्रुव है इसका, और ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अगर आपको नोटेशन में लिखना है तो P से C के बीच की दूरी, क्या लिखें, P से C के बीच की दूरी। और अगर अपन थ्योरी में लिखना है हिंदी में, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को, जिसको वक्रता केंद्र से, है ना, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती, वक्रता त्रिज्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ रहा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता, इसे काय से दर्शाते बच्चों, R द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पहले तीन परिभाषा मैंने बताई आपको, कौन कौन सी, ध्रुव, क्या है ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं, C से। वक्रता त्रिज्या, क्या है वक्रता त्रिज्या, ठीक, समझ में आ रहा। अब लिखो फोकस, क्या लिखेंगे, फोकस। देखो अगला क्या है अपना, फोकस। तो बच्चों फोकस को क्या करेंगे, पहले इसका चित्र बनाएंगे अपन। ये अपना अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये इसका मुख्य अक्ष क्या है, अब बहुत सारी किरणें इसे अनंत से आ रही, कहाँ से आ रही है,
अनंत से आती है, और अनंत से आएगी तो इनमें रिफ्लेक्शन होगा, टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? किसी, और उसे दर्पण का क्या कहते हैं? अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे काय से दर्शाया जाता है? F द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना? काय से दर्शाते हैं? F से। अब फोकस दूरी, अगली कौन सी है? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? इधर देखना, ये ध्रुव है और ये फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी? दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव से कहाँ की बीच की दूरी? फोकस के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या कहलाती? फोकस दूरी कहलाती। फोकस दूरी कहलाती। इसे स्मॉल f द्वारा दर्शाया जाता है। है ना? अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अवसर है, जो भी इस चीज को सुनेगा उसकी बहुत बढ़िया बात है। जिसे आप 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं, तो इससे बाद में क्या होता था कि आपके लिए एक सुपर 100 वाली एग्जाम होती है ना? उसमें आपको 10 नंबर का फिजिक्स, 10 नंबर का केमिस्ट्री, 10 नंबर का बायो, 10 नंबर का मैथ्स, ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो ये फिजिक्स वाला पार्ट यदि तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके 10 में से 10 राइट आंसर हो जाएंगे। और सुपर 100 में जो लड़का चला जाता है, कम से कम उसका जीवन एक, जैसे आपने एक तो पहले तो आप उत्कृष्ट में आए, वहाँ भी कंपटीशन की एग्जाम दी थी आपने, दूसरे स्कूलों से यहाँ में क्या भिन्नता है आपको मालूम पड़ रहा होगा। फिर अब जब तुम सुपर 100 में चले जाओगे तो यहाँ से वहाँ क्या भिन्नता हो। जब सुपर 100 में कोई बच्चा चला जाता है तो वहाँ पर उसको जेई की तैयारी कराते हैं, JEE है ना, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और एक नीट की एग्जाम है ना। इन दोनों, एक और होती है, एक और CA जो कॉमर्स में जाता है। ये सारी एग्जाम जितनी भी होती है सब ये टेक्निकल एग्जाम कहलाती है। और जब उसमें सिलेक्ट हो जाता बच्चा तो उसका आने वाला सारा फ्यूचर बहुत बढ़िया बन जाता है। तो फिजिक्स वाला पार्ट आपको स्ट्रांग करना है तो पूरा बेसिक से जैसे मैंने पढ़ा ऐसा पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? तो आप रोज कितने बजे? 10:15-20 तक यहाँ पर पहुँच जाए, है ना, और इसी रूम में बैठे 32 में, ताकि क्या मैं तुमको जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा आपको फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ा दें। ठीक, कल फिर मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू।